एक मीम चला था कि यूएस की अमेरिका की ग़ुलामी नहीं, वीज़ा चाहिए। एक ऐसे मीम चला था। मतलब हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी कहाँ से आए थे, शौकत अजीज़ कहाँ से आए थे, या तो फिर मैं कहती हूँ जो पिछला जो भी जितना भी यूट्यूब या इनके ऊपर मवाद है उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो बड़ी अजीब सी से तो उसने आजादी लेनी थी ना, वो तो हमको ही गुलाम कहता था ना, उसने तो कहा नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं तो अमेरिका की बात कर रही हूँ कि हमारे तो निगरान वजीर आजम भी वहाँ से इंपोर्ट होकर आए थे, मोइन कुरैशी साहब गए, शौकत अभी दोबारा भी वहाँ से भी वो ना आ जाए, तो बाकी सारी चीज़ है वो बस। अब क्या कि ये नेक्सस नहीं है पीटीआई का और इजराइल का? नहीं, देखिए अगर आप अभी फिर कल सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का प्रोग्राम था हामिद मीर के साथ, उसमें फिर था कि कौन कारोबार कर रहा है उधर, कौन नहीं कर रहा। मैं यही कह रही हूँ ना कि कुफर और गद्दारी के फतवे लगाना तो बहुत मतलब। क्या आसमा हदीद ने आज जो एमएनए है पीटीआई की, क्या उन्होंने असेंबली के अंदर तकरीर नहीं की इसराइल की हमायत में? क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वफद हुकूमत के अंदर अच्छा, मेरी आगे बात रहेगी। और फिर दूसरा आपने कहा कि बहुत ज्यादा मतलब वो हुए, बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन किसी ये गवर्नमेंट में बैठे हुए ये किसी एक को सजा तो दे दें। ये कैसी बात है कि अगर जिन्होंने प्लानिंग भी की है, जिनकी फोन कॉल्स भी हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करके, ये ऐसी बातें नहीं। आपने सिर्फ अभी इस वक्त जो बात है मुझे समझ नहीं आ रही, अवाम पिस रही है, हम इधर उधर की बातों में कर रहे हैं। जो है ये गवर्नमेंट को करने दीजिए और किसी एक को सजा मिल जाए। ये नहीं है कि अगर आपने उसको पकड़ के किया हुआ कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत, उसके बाद वो आके बोले मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करके पीटीआई छोड़ता हूँ, वो साफ होके वो कहीं भी मतलब इस तरह वो हो जाए, ऐसे थोड़ी वो होता है। एक और चीज ऐड करते हैं, 1 साल चंद माह कबल जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का फैसला किया। बहुत से लोगों का ख्याल था ये ठीक फैसला नहीं है, हमने भी इसके ऊपर ट्वीट की थी, लेकिन बहरहाल उनका अपना फैसला था। राजा रियाज अपोजिशन लीडर बने, लेकिन वो अपोजिशन की आवाज़ कम और हुकूमत की आवाज़ ज़्यादा साबित हुए। सो हम कह सकते हैं कि जो भी वजूहात थी, ठीक है फैसला पीटीआई का था, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला जहाँ पीटीआई को भी इसका नुकसान हुआ। एक नुकसान ये भी हुआ कि इस पूरे अरसे में आपको अपोजिशन की आवाज़ सुनाई नहीं दी गई। एक खातून रहनुमा सायरा बानो सामने हमें नजर आती रही, उन्होंने बतौर अपोजिशन रहनुमा अपना जो है लोहा मनवाया है। सायरा बानो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो बातें वो करती रही हैं, लेट्स हैव अ लुक। मैं अभी अफ्तार बनाकर आई थी, दागी फलों से तो कोई फ्रूट चाट भी नहीं बनाता, इन्होंने हुकूमत बना दी। ये वन मैन शो, क्या ये सिर्फ अदलिया की हद तक होगा या इसका इतलाक बाकी इदारों पर भी होगा? मुईशत तो तबाह कर दी, अब हाथ धोकर इदारों के पीछे पड़ गए। वो कहते हैं ना कि जब अपने पाँव जले तो फिर इदारों के ऊपर आ गए। कि ये जो ईवान है ये अवाम का ईवान है या इनके मसाइल हल करने की जगह है? ये बहुत साल पहले कहा था हम इधर तुम उधर, और आज कह रहे हैं या हम या तुम। यहाँ पर असेंबली ही पूरी नहीं है तो कानून साजी कैसे होगी? इस कटी फटी लुटी फुटी असेंबली से आप ये कानून साजी करेंगे? इनको ये बताना चाहती हूँ कि जितना तुम लोगों के पास टोटल दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है। पीटीआई की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? सूबाई मैटर है तो यहाँ जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो, अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है। ओवरऑल आप कैसे देखती हैं इस असेंबली के टेन्योर को, सायरा साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अफसोस होता है ये सारा कुछ देखकर, जो ये पूरा 1 साल ये गुजरा है। अब वही है ना कि हम किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएं कि अगर पीटीआई ने ये फ़ैसला किया, मतलब जो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। एक आवाम ने आपको कहा और आप असेंबली में होते हैं तो आज ये सूरत हाल ना होती तो मेरे ख्याल में 1 साल तक असेंबली चल भी नहीं सकनी थी। आफ्टर 2 और 3 मंथ इलेक्शन हो जाते, बिकॉज कोरम का मसला और बाकी सारे मसाइल, हर चीज़ में आपने नैब का चेयरमैन ये वो सारा कुछ करना था। लेकिन उस वक्त जो आसपास लोग थे खान साहब के साथ, वो चाहते ही नहीं थे। अब मुझे नहीं पता कि वो डेपुटेशन पर आए हुए थे या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, तो वो सब कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आपने देख भी लिया कि वो थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त ना कर सके और फिर माफ़ी तलाफ़ी होकर वो इधर से उधर हो गए। तो लेकिन ये कि होना नहीं चाहिए। अभी जो साल हुआ है इसमें तो मतलब ऐसे लग रहा है कि ठोस और धांधली से सब कुछ हो रहा है। आपकी असेंबली नहीं है, आपका कोरम पूरा नहीं है, लेकिन आप बिल पे बिल पास करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि उसमें आवाम का कौन सा बिल था, आपने नैब के पहले पंजे दांत वांत सब वो किए,
और उससे पहले मुझे नहीं पता कि वो जिक्र क्यों नहीं होता कि जो अभी जो नैब के चेयरमैन हैं उनसे पहले उन्होंने रिज़ाइन दिया और कहा कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी था। मैंने बात की थी कि भाई ये सामने आना चाहिए कि उन पे दबाव कौन डाल रहा है और किस चीज़ का दबाव डाल रहा है। ज़ाहिर है कितना बड़ा उन लोगों ने बयान दिया। बाकी अब मुझे नहीं समझ आ रही कि लगता तो बज़ाहिर क्या है ये कि आके इन्होंने EVM का, ओवरसीज़ का, ये नैब का, अदलिया के उसमें उन्होंने वो कर दिया, फिर सदर साहब के इख्तियारात कम कर दिए कि इलेक्शन कमीशन। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इस इलेक्शन कमीशन जो है इसको हम गोद में बिठाकर क्यों बैठे हुए हैं। सबसे पहले भी उनकी गलती थी जब इन्होंने 18वीं तरमीम बनाई, तो क्या उस वक्त ये नहीं पता था कि जब आप सूबों को इख्तियारात दे रहे हैं तो ये असेंबली पहले भी डिज़ोल्व हो सकती हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी हठ धर्मी की वजह से असेंबली तोड़ी। हठ धर्मी का आपके पास होंगे बयानात कि उन्होंने कहा था कि आप वो असेंबली तोड़ें, हम ये असेंबली तोड़ते हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था, जब ज़ाहिर अब हमसे भी पूछ रहे थे सब सवाल वगैरह, तो यही कहा था कि ये कैसे होंगे। ज़ाहिर अगर वहाँ पर उन्हीं की वापस गवर्नमेंट बन जाती है, PTI की या नून की या जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, तो क्या वो फिर ये जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे क्या वो उस पर बाकी जो मुल्क में होंगे उस पर असरअंदाज नहीं होंगे। लेकिन किसी के कान पे जूं तक ना रहेंगी और उसके बाद सांप गुजर गया और उसके बाद हम उस लकीर को पीटने में लगे हुए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। उसमें जी लगता है हो रहे हैं इलेक्शंस, होने तो चाहिए, लेकिन देखिए सबसे पहली बात यह कि इस इलेक्शन को मानेगा कौन। आप मुझे यहाँ पर इस इलेक्शन को पहले इलेक्शन होने तो दे मैम। हाँ जी, वो मैं कह रही हूँ ना कि वो माने कि अवाम का, आप अपने मुल्क कौम का पैसा ही ज़ाया कर रहे हैं। इस इलेक्शन को कोई भी नहीं मानेगा। साफ शफाफ अव्वल तो कभी हुए ही नहीं हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन, और उसके बाद अगर हो भी गया तो मुझे तो ये डर है कि ये जो सब आपस में इतनी मोहब्बत से बैठे हुए ये दस्तों गरेबाना हो जाए कि अगले 5 साल फिर आप इसी पे प्रोग्राम करती रहेंगी कि 4 हल्के खोल दें, 5 हल्के खोल दें, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। दानियाल चौधरी साहब का बयान है और कि जिस किस्म के इलेक्शन बाग में और मेयर कराची के हुए वैसे इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। ठीक, वो तो हमसे पूछे ना, हमने भुगता हुआ सिंध में, तो थोड़ा आप भी देख लीजिए, तो वो फिर कौन मानेगा इलेक्शन। ओके, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि इजाज़त है मुझे। बहुत सारे लोग, आपके 13 पार्टीज़ का अलायंस है, सो आई एम श्योर अज़मा बुखारी साहब, बाबा खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी यही खबर आई कि इस अलायंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो PMLN को कहते हैं कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं। इज दैट ट्रू? नहीं, मैं नहीं समझती। देखिए, राय हर एक की हो सकती है, और जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो हर एक अपनी अपनी राय दे सकता है, लेकिन उस राय पे कंसेंसस डेवलप होता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। पाकिस्तान के जो मसाइल है वो बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ना वो हमारे पैदा करता है और ना वो 1 साल की जो हुकूमत है वो उसको ठीक कर सकती है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियां कर दी हैं, पाकिस्तान को जो है वो आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, शायद आपने देखी है कि नहीं, कि जो है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की चंद बेहतर और जो है वो परफॉर्म करने वाली जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुश्किल वक्त जो है वो गुजर गया है और अब पाकिस्तान के लिए बेहतरियां आएंगी। अब बहुत सारी बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, बहुत सारे ममालिक जिनको देखिए ना, जिनके आप तोहफे बेच बेच के जो पिछली हुकूमत का वजीर आजम है वो खा जाता था, जो एक मुल्क में जाता था दूसरे मुल्क की चुगलियां करता था और उसको तमीज ही नहीं थी कि बात कर रहे हैं लोग, वो खाना खा रहा होता था बैठ के और टांग पे टांग रख के लोगों के मुंह की तरफ उसने टांगे की होती थी, पैर किए होते थे। तो ये जिस शख्स को मैनर्स ही नहीं थे, जिसको पकड़ के बिठा दिया, आज जो PTI के, जिनको बहुत PTI का बहुत ख्याल आता है, PTI ऐसे ही बनी थी। जो सारे लोग जो है, ये लोग गए, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, वो PTI के नजरियाती लोग थे, वो उनको ऐसे, वो PTI के साथ साल से थे। टांगा पार्टी था, किसको नहीं पता इस बात का, और किस तरह से साहब ने और उनके लिए मेहनत की और मेहनत करके उनको जो है वो RTS बिठा के इस्लामाबाद में जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करा दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, डू यू थिंक कि PTI इस वक्त है एक आपकी इलेक्शन गेम के अंदर मौजूद है अभी भी? देखिए, हम वो सियासी मुखालिफ नहीं है कि हम किसी को जो है वो माइनस करने का हमें शौक हो, या हमें जो है वो हम कहें कि मैदान जो है वो खाली हो जाए, जो इमरान खान कहा करता था कि सबको पकड़ के अंदर बंद कर दो, सिर्फ मुझे अकेले को बाहर रहने दो। हमारा ऐसा कोई शौक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर
जो है वो तोशा खाना से चोरियां की हैं, अगर जो है अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है तो जवाब देना होगा। अगर आपकी फराह गोगी जो है वो पैसे पकड़ रही थी और आप पिंकी पीरनी साहबा को पहुंचा रही थी तो जवाब देना होगा। अगर आपने अलकादर ट्रस्ट की जो है वो जमीन लेकर 190 मिलियन पाउंड जो है वो अपने दोस्त की जो है वो सेटलमेंट करा दी तो जवाब तो देना होगा। उस्मा बुखारी साहब में ड्यू रिस्पेक्ट जवाब ले लेते, लेकिन पीटीआई को मना किया हुआ है प्रोग्राम में बुलाने से। आप किससे मैं जवाब लूं ये भी बता दें सर। मैं टॉक शोज के जवाब की बात नहीं कर रही प्रिया, मैं कानून के जवाब की बात कर रही हूँ। और अभी जो आपने इंट्रो करते हुए भी कहा कि जी वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो कम कर दिया गया है, माजरत के साथ बराए मेहरबानी जरा प्रोसीजर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर डेमोक्रेसी लाई गई है, जो हम नहीं कह रहे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस कह रहे हैं। और ये जो मैं खुद वकील हूँ, ये एक बड़ी लंबी डिमांड थी हमेशा से बार की और बेंचेस की भी। अच्छा, अगर आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सुना हो उनके एक पिछली समाअत के अंदर, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी चीजें भी हैं, 184(3) को रेगुलेट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर स्टे दे दिया है वो। और फिर जो है वो जो मुदाखलत हो रही है अब ये सास के कहने पर, बहू के कहने पर, ये कहानी घर घर की तो है नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरह चलना है। ये नहीं हो सकता कि सास के कहने पर, बहू के कहने पर जो है वो फैसले होंगे। तुम जो है फैसले पहले पता चल जाते हैं, वो बताते हैं 6 बजे भेज दिया जाएगा, अगले दिन उसको थोक के हिसाब से जमानतें मिल जाएंगी। क्यों उसको जो है वो अदालतों के सामने और इदारों के सामने सरेंडर करने की इजाजत नहीं दी जा रही? क्यों उसको बार बार जमानतें देकर उसको जो है शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया जाता? ये कौन सा इंसाफ का निजाम है जिस निजाम को आप प्रीच कर रहे हैं कि जी इख्तियारात कम कर दिए, जो डेमोक्रेसी की कमी है। देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठ के कहते हैं कि पूरी वजीर आजम और कैबिनेट जो है वो फैसलों पे जो है वो अमल दरामद करने की पाबंद होगी और उसके फैसले माने जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बैठकर 184(3) का जो है वो फैसला करेंगे, उसकी बेंच कैसे बनेगा वो देखेंगे। इसमें गलत क्या है? इसमें किसके इख्तियारात को कम किया है? तो फिर आपको एक डिक्टेटर चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में, तो वो एक और बात है। और अगर आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में एक इदारे का एक डेमोक्रेटिक सरबराह चाहिए, जो खुद इदारे के अंदर से लोग कह रहे हैं, मेरे कहने की तो कोई अहमियत नहीं है, मैं कहती भी रहूं, बहुत साल से कह रहे थे, उसकी अहमियत नहीं है। अब इदारे के अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई, फिर फैसलों के अंदर लिखना जो शुरू किया, फिर डिसेंट नोट्स जो आए हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे डिसेंट नोट पढ़े हैं आपने? कभी आपने ये कहा जज ये कहते हो कि हमें पूछा ही नहीं गया और फैसला लिख दिया गया। लोग कह रहे हैं हमने किया, फैसला जो है वो हमें निकाल के फैसला कर दिया गया। ये कहाँ होता है भाई? आइन की नई तशरीह कर रहे हैं आप, बैठ के नया आइन लिख रहे हैं आप, आपको तशरीह करने के लिए बताया था। तो ये ऐसे नहीं था, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर अगेन हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सामने आ गया है साहिबा बानो साहिबा। अब तो लग रहा है कि वी आर गोइंग इनटू इलेक्शन। आपकी पार्टी का किसी के साथ इल्हाक होगा? नहीं जी, अभी तो ये कुछ भी कहना काबिल वक्त है, वो तो ज़रा पार्टी का वो है। अभी कल भी मुझसे एक सवाल पूछा था जीडीए के हवाले से, तो इनको मैंने ये कहा था कि जीडीए जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो कि इलेक्शन से पहले हुआ था। आफ्टर जब ये गवर्नमेंट असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी उसके बाद ज़ाहिर है उसमें जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आज़ाद हैं, वो जहाँ भी चले जाएँ। बाकी मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग फंक्शनल था और रहेगा। अब देखिए पीर साहब का मतलब जैसे वो कहा, लेकिन मेरे ख्याल में कि नहीं वो होगा। मेरा जहाँ तक सोच है और मेरी जो ख्वाहिश है कि नहीं, बस भले हमारे जितने भी हों हम अपनी मतलब वो सारा वो हों, बाकी किसी के डिफेंड कर। और दूसरा अभी जब ये सब बातें चल रही हैं, ये अज़मा साहिबा ने भी कहा और असेंबली में भी ये सारी बातें सुनिए, और जो लास्ट आपने चलाया उसमें मैंने यही बोला था कि आप लोगों की जो बातें सर आँखों पर ज़ाहिर है कुछ हकीकत तो ज़ाहिर है इसमें होगी, तो फिर इसका क्या मतलब अगले 4 साल तक यही सुनते रहेंगे। वो अलकादर ट्रस्ट का लेकर आ जाए ना, वो कभी नहीं आएगा। इसलिए को उसमें मलिक रियाज साहब है, मलिक रियाज साहब के साथ 4 नाम और हैं। जब तक बीच की कड़ी मिसिंग होगी वो पूरा चेन ही नहीं मिलेगी। तो इस वक्त हमारा फोकस जो होना चाहिए, जो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जो आटा कराची में एकदम से 30 रुपये बढ़ गया, रोटी 2 वक्त खाने की नहीं है, डीजल की कीमत में इजाफा हो गया, रशिया से उसके बावजूद भी कीमत में इजाफा हो गया। और मुझे बताएं एक V8 वाला भी 282 का पेट्रोल डलवा रहा है और एक रिक्शे वाला भी वही चला रहा है। मेरे कराची में हमारा 44 रुपीज़ का पर यूनिट है,
वो डिफेंस 1000 गज बंगले वाला भी 44 रुपए यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो कहीं जाके औरंगी टाउन के कोई वो एक खोली में रह रहे हैं वो भी 44 रुपए यूनिट दे रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये आपस की लड़ाइयाँ सब, मैं कहती हूँ आप यकीन नहीं करें, किसी पार्टी के साइड पे नहीं करें कि जिसने मुल्क का ये हाल किया, जो इसमें खुदा ताला इस दुनिया में भी दिखा दे और नेस्तो नाबूद हों वो लोग, लेकिन इस 25 करोड़ आवाम का क्या कसूर आप मुझे बताएं।